हेलो हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तक पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अब हम इसका लास्ट जो आज ही इसको वाइंड अप कर लेंगे। तो इसमें हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं वो आज समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एनसीईआरटी को रीडिंग जो है वो बहुत मस्ट है। हमें एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करनी है और कई बार करनी है। 12th के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल एनसीईआरटी अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और उसको आप समझ रहे हैं, अगर आप याद कर रहे हैं उसी में से, तो आप मोर देन 90% आराम से अचीव कर सकते हैं। तो हमें अभी जो करना है वो हम फर्टिलाइजेशन करने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन होना तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि इसी प्रोसेस में दोनों जो गैमीट्स थे, मेल और फीमेल गैमीट्स, जिनके अंदर मेल और फीमेल जीनोटाइप जो था पेरेंट्स के दोनों के, वो आकर फ्यूज होंगे और मिक्स होंगे। तभी उस जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से, उसमें दोनों पेरेंट्स के कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट, और जो बनेगा वो कैसा होगा, वो नेचर वाइज होगा डिप्लॉयड, यानी डबल उसमें डीएनए की कॉपी होगी, डिप्लॉयड होगा। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। हम सिनगैमी कहें या फर्टिलाइजेशन कहें, सेम मीनिंग है इसका। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज, दो इंटरचेंजेबली, इनको एक दूसरे की प्लेस पे यूज किया जा सकता है। वॉट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, मैंने अभी आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है। सिनगैमी होती है या फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका क्या फायदा है। तो अगर नहीं होगा तो आप जान सकते हैं कि क्या क्या नहीं होगा। एक तो हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट नहीं बनेगा, यानी जो भी हमारे पास गैमीट्स रह जाएंगे, सिनगैमी नहीं होगी तो वो हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहेंगे। दूसरा, दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में आकर मिक्सअप नहीं होंगे और इंडिविजुअल में दोनों के कैरेक्टर्स नहीं होंगे, और साथ ही ये इवोल्यूशन में भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifers जैसे rats वगैरह होते हैं, honey bees and even small lizards and birds, the female gamete undergo development to form new organism without fertilization. ये सारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम इन्होंने दिए हैं जिनमें फीमेल गैमीट ही डेवलपमेंट करके नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, केवल फीमेल गैमीट ही नए ऑर्गेनिज्म में बन गया है। इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एडिंग है। पार्थिनोजेनेसिस, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई डज सिनगेमी अकर। सिनगेमी क्यों अकर हो रही, क्यों हो रही है सिनगेमी, यानी फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है। इन द मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स सच एज मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे एल्गी की बात करें, फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, सिनगेमी अकर इन एक्सटर्नल मीडियम। टॉपिक है वेयर डज, एक्सटर्नल मीडियम में जो है वो सिनगेमी हो रही है, मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी, वाटर में हो रही है, बॉडी के अंदर नहीं है उनके गैमेट्स, बट बॉडी से बाहर है उनके गैमेट्स, बॉडी से बाहर में जाकर फ्यूज हुए हैं। इस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक्सटर्नली हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between sexes and release a large number of gametes into the surroundings medium in order to enhance the chances of syngamy. जो
दोनों सेक्सेस वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें आपस में सिंक्रोनी रहेगी। एक के बाद एक वो अपने गैमीट्स जो है वो आसपास वाली सराउंडिंग्स में ही प्रोड्यूस करेंगे और वहीं बाहर ही उनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाएगा। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो होती हैं फ्रॉग्स में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर where a large number of offsprings are produced, a major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable। ये बोनी फिशेस में हो रहा है, फ्रॉग्स में हो रहा है और ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स बताए उनमें हो रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग और ये लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग्स जो है वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। आप देखो बहुत ज़्यादा इन्हें गैमीट्स भी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसीलिए ज़्यादा गैमीट्स इनको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, फीमेल्स को भी मेल्स को भी। और अगर फ्यूज़न होता है तो उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी बन रहे हैं। लेकिन इसका एक तो फिर लार्ज ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो एक ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी उनकी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वर्नेबल टू प्रीडेटर्स। जहाँ पे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे वहाँ पे उनके खाने वाले उनको जो प्रीडेटर्स हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेटनिंग जो है वो हो सकते हैं। उनको एडल्टहुड में जाने से पहले ही उनको वो ख़त्म कर देते हैं। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals and in majority of plants जैसे कि bryophytes, gymnosperms, angiosperms, syngamy occur inside the body of the organism। syngamy animal की body के inside ही हो जाती है। Hence the process is called as internal fertilization। इसीलिए इस process को internal fertilization कह रहे हैं। In all these organisms the egg is produced inside the female body। egg बन रहा है body के अंदर ही है female body में, where they fuse with the male gamete और वहीं male gamete आएगा और फिर वहाँ पे fusion हो जाएगा दोनों gametes का। In organisms exhibiting internal fertilization the male gamete is motile। जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो मेल के जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल हैं, यानी वही मूव कर सकते हैं, जबकि फीमेल का गैमीट जो है वो मोटाइल नहीं है, उसको फीमेल के गैमीट के पास जाकर फर्टिलाइज करना पड़ता है। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। ऐसी कंडीशन में स्पर्म्स का नंबर भी ज़्यादा रखा जाता है, जबकि फीमेल के जो एग हैं उनका नंबर बहुत बहुत कम होता है। क्यों? मेल्स गैमीट्स का नंबर ज़्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि मैक्सिमम चांसेस हो पाए कि fertilization हो जाए। In seed plants, however, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube। हमने देखा है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, सीड प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल नहीं है, वो खुद मूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है और जब वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाते हैं, सेट होते हैं, तो वहीं से वो पोलन ट्यूब के द्वारा एग एपरेटस तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस जाइगोट के अंदर। Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post-fertilization events। The zygote, the formation of the diploid zygote is universal in sexually reproducing organisms। Sexually reproducing organism में हमेशा हमेशा जो zygote बनेगा वो diploid ही होगा। In organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism। हमने पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसमें जो जाइगोट बनेगा बॉडी से बाहर बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है तो जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज। आगे जो
डेवलपमेंट होगा जाइगोट पे, ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है में वो एक्सपोज होगा। In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. Desiccation मतलब ड्राई हो जाना, अंदर का जो मटेरियल है, जो सैप है, वो ड्राई हो जाए सेल का, या फिर सेल डैमेज हो जाए। तो ऐसे में फंजी और एल्गी के जो जाइगोट्स होते हैं, उनके ऊपर एक थिक वॉल बन जाती है जाइगोट के ऊपर, ताकि वो डैमेज ना हो पाए। और फिर ये जो जाइगोट है, ये एक रेस्ट पीरियड लेता है, उसके बाद वो जर्मिनेशन जो है वो शो करता है। ऑर्गेनिजम्स विच हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हमने पढ़ा है 11th क्लास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है वो मेन उसका लाइफ का पार्ट है। जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस, जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेगा और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बना लेगा। जाइगोट खुद डिवाइड होकर थोड़ी देर के लिए एक जाइगोट बनेगा और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स एंड इंडिविजुअल्स बना लेगा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जाइगोट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है ताकि स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे, one generation after next. Every sexually reproducing organism including human being life as a single cell, zygote से ही सबकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट में जो डिवीजन्स होते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है फ्रॉम दी जाइगोट। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो भी किस तरह के, माइटोसिस, क्योंकि बॉडी डिप्लॉयड है तो डिप्लॉय जाइगोट डिप्लॉयड है, उसके बाद बॉडी भी डिप्लॉयड अगर रखनी है तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। वेल द सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर बढ़ता है लगातार, एंड अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशन सेल्स के अंदर होते हैं डिवीजन के वक्त, एंड वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, कुछ टिश्यूज बनते हैं, और इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम बनाते हुए पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। You have studied about the process of cell division and differentiation in previous class. Yes, हमने पढ़ा था सेल डिवीजन दो तरह के, मियोसिस, माइटोसिस। डिफरेंशिएशन हमने पढ़े थे किस तरीके से सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं, ये सब है। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओवीपैरस एंड विवीपैरस। एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ओवीपैरस एंड विवीपैरस, based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parent or inside. अगर फीमेल पेरेंट के आउटसाइड में बॉडी जो इंडिविजुअल है वो डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे हैन है या बर्ड्स हैं वो एग ले करती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है वो एग के अंदर उनकी बॉडी से बाहर डेवलप होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म ओवी पैरस कहलाते हैं। लेकिन अगर जो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं जैसे कि ह्यूमंस, तो वो वीवी पैरस कहलाते हैं। तो वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, चाहे वो फर्टिलाइज्ड एग ले करें या अनफर्टिलाइज्ड, गिव बर्थ टू यंग वंस। इन oviparous animals like reptiles and birds are also, reptiles are also oviparous. The fertilized egg covered by hard calcareous यानी कैल्शियम की शेल से covered है egg are laid in a safe place in the environment after a period of incubation. incubation वो period है जिसमें कि जो egg के अंदर जो इंडिविजुअल है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और फिर वो एक जब वो एग हैच नेचुरली हो जाएगा अपने आप, जब वो निकलेगा तब वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड viviparous animals, majority of the mammals including human beings, the zygote develops into a young one inside and the body of the female organism after attaining a certain stage of growth. जब उन
आपकी बॉडी में एक सर्टेन स्टेज ग्रोथ की हो जाती है, ऐसे यंग वंस फिर बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिए जाते हैं फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड उसके बाद में उनका डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन एम्ब्रियो में ही मिल जाती है, इनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो ग्रेटर होते हैं वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स के। ओवीपैरस से ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। In flowering plants, zygote is formed inside the ovule and after fertilization sepal petals and stamen जो है फ्लावर के वो वहाँ से fall off हो जाएंगे, and the pistil however remains attached to the plant. pistil plant से attached रहेगी and zygote develop into the embryo, और जो zygote है zygote develop होगा embryo में and ovules develop into seed. जाइगोट पूरा एम्ब्रियो में डेवलप होगा और ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप होंगे। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, एंड विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और फ्रूट्स के ऊपर एक थिक वॉल होगी जिसे पेरिकार्प कहेंगे, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्जल, जब डिस्पर्जल होता है, सीड जर्मिनेट जब होगा जब उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, अदरवाइज वो कुछ टाइम तक ऐसे ही एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा आम की गुठलियां हम फेंकते रहते हैं, खाने के बाद में वो पड़ी रहती हैं हमारे आसपास, लेकिन जैसे ही बारिशों का सीजन आता है वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं, क्योंकि तब उनकी फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल पाती है। तब तक उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो चलते रहते हैं, वो डेड नहीं होते हैं। ये दिए हैं कुछ एग्जांपल्स इनके, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, कुछ सीड्स के एग्जांपल दिए हैं। देखो ये पी प्लांट है, इस तरीके से और भी सीड्स दे रखे हैं, ये सीड है अंदर, ये इसका पेरिकार्प है जो कि इसको कवर किए हुए है, प्रोटेक्टिव है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब आपको इसके बाद इसके आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।